everyone. Hope everybody is healthy and fine. So class 12 इकोनॉमिक्स का पेपर आज हो चुका है. बहुत ही शानदार पेपर आज का आया है. इजी टू मॉडरेट हम इसका लेवल कह सकते हैं. स्टार्ट टू एंड जबरदस्त तरीके से बच्चों ने अटेम्प्ट किया पेपर. और यस, अगर आपने हमारी क्लासेस रेगुलरली अटेंड की हैं बेटा, एंड टू एंड हर एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी. एक भी क्वेश्चन हमारी क्लास से बाहर नहीं किया है. राइट? सो यस, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एंड टू एंड इस पेपर के सॉल्यूशन के बारे में. डिटेल्ड वीडियो रहने वाला है आगे, लेकिन यहां पर हम डिस्कस करेंगे एक ओवरव्यू कि क्या क्या क्वेश्चन सही रहे आपके. प्लीज चेक करो और देखो आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं. और यस, मार्क्स जितने भी आए उसको कमेंट बॉक्स में जरूर एंटर करना. ओके, सो कुछ इस तरीके से आपका एग्जामिनेशन का पेपर था बेटा. सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2025 इकोनॉमिक्स 3.5 hours 15 minutes का पेपर था. कुछ इस तरीके के इंस्ट्रक्शंस थे एंड डेफिनेटली कुछ इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था एमसीक्यू. सबसे पहला एमसीक्यू देखते ही बच्चे को दिल खुश हो गया भैया, क्योंकि पहला एमसीक्यू क्या था? द ऑथर ऑफ द बुक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ट्रस्ट एंड मनी. कई बार डिस्कस किया हुआ क्वेश्चन एग्जामिनेशन से पहले हमने. यस, इसका करेक्ट आंसर आंख बंद करके हम दे सकते हैं, विच इज कीन्स, J.M. Keynes. That's the correct option, right? J.M. Keynes. Full form already discussed है, John Maynard Keynes, right? Question number 2 का आंसर, which of the following could not be decision maker in macroeconomics. याद रखना बेटा, यहाँ पर माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात की गई है. तो स्टेट होता है, रिजर्व बैंक भी है. यहाँ पर हम बेसिकली इकोनॉमिक एजेंट्स की बात कर रहे हैं मैक्रो की. तो कंज्यूमर इज नॉट an economic agent if we talk about macroeconomics, right? So for this the correct option will be option number C. Third question, the lender of the last resort is called, ये function है हमारे सेंट्रल बैंक का, that is the RBI का. तो for this the correct option will be option number B. Question number 4, which of the following asset other than money can also act as store of value? कौन कौन सी ऐसे एसेट है जिनको आप स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह भी यूज कर सकते हो? हमारे पास 4 ऑप्शन है, गोल्ड, लैंड, बॉन्ड्स, ऑल ऑफ दिस. यस, डेफिनेटली हम तीनों ही चीजों को अदर देन मनी हम यूज कर सकते हैं एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू भी. तो फॉर दिस द करेक्ट ऑप्शन नंबर डी. ओके, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5, पार्ट ऑफ इनकम दैट इज नॉट कंज्यूम दिस कॉल्ड. आपके पास 100 रुपए हैं, कमाए थे आपने 100 रुपए, लेकिन खर्च किए केवल 80, बचे कितने? 20. जो बच गया उसको कहते हैं सेविंग्स. यस, फॉर दिस द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए. क्वेश्चन नंबर 6, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ द कंजम्पशन डिमांड. कंजम्पशन डिमांड का मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट क्या है? कई बच्चे कंफ्यूज हुए, रिपीटेडली आया हुआ क्वेश्चन है, मॉडल टेस्ट पेपर से उठाया हुआ क्वेश्चन है. और यस, हाउस होल्ड इनकम, जितनी ज्यादा हाउस होल्ड की इनकम रहेगी उतना ज्यादा कंजम्पशन वो करेगा. For this the correct option will be option number C. Question number 7, which of the following is a direct tax? तो yes, इनकम टैक्स हो गया या फिर वेल्थ टैक्स हो गया, दोनों ही आपके करेक्ट ऑप्शन होते हैं किसके? डायरेक्ट टैक्स के. क्वेश्चन नंबर 8 पर चलेंगे बेटा. एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक गुड इज, पब्लिक गुड की क्या क्या एग्जाम्पल है? नेशनल सिक्योरिटी डेफिनेटली, रोड्स बिल्कुल है, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल एग्जाम्पल है इसका, एंड फाइनली ऑल ऑफ द अबव. तो ऑल ऑफ द अबव ये तीनों ही एग्जांपल्स पब्लिक गुड्स के होते हैं. सो फॉर दिस करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी. सो दिस इज हाउ क्वेश्चन नंबर 9 गोस. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट पेयर ऑफ कंट्री एंड इट्स करेंसी? जापान की करेंसी ये बिल्कुल है, इंडिया की करेंसी रूपी है, यूएसए की करेंसी डॉलर है, बिल्कुल है बेटा, लेकिन ब्रिटेन की करेंसी लीरा नहीं होती है. फॉर दिस द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, विच इज ब्रिटेन लीरा. ओके, क्वेश्चन नंबर 10, विच इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू टैरिफ? टैरिफ से क्या याद आता है? सेकंड, टैरिफ से याद आता है हमारे ट्रेड बैरियर, राइट? तो फॉर दिस करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी. आई होप आंसर जरूर आपके सही जा रहे हैं अभी तक, बिल्कुल अच्छे से. जैसे जैसे आंसर्स नेक्स्ट टू नेक्स्ट चलते आ रहे हैं, आपके चेहरे पर एक स्माइल मैं एज्यूम कर पा रहा हूं, क्योंकि आपके आंसर मुझे पता है कि बिल्कुल सही गए होंगे. एक भी क्वेश्चन बेटा जी ऐसा नहीं है जिसको हमने क्लास में डिस्कस नहीं किया हो. सारे के सारे उत्तर के वही क्वेश्चंस आए हुए हैं. So here we have all the economic activities are determined in the market economy by. इकोनॉमिक की बात की जा रही है, मार्केट इकोनॉमी में हम बात कर रहे हैं. तो कौन है जो कि डिसाइड करता है मार्केट इकोनॉमी? तो डेफिनेटली मार्केट डिसाइड करती है बेटा, राइट? कुछ बच्चे यहाँ पर प्रोड्यूसर भी लिख के आए हैं, तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली
जब हम बात करेंगे मार्केट इकोनॉमी की, तो यहां पर सारे के सारे जो ऑप्शंस हैं, जितने भी ऑप्शंस हैं, सब में करेक्ट ऑप्शन जो रहने वाला है यहां पर बेटा ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है, विच इज प्रोड्यूसर, क्योंकि प्रोड्यूसर ही डिसाइड करता है मार्केट डिमांड और सप्लाई को एनालिसिस करके कि कोई भी चीज कितनी बनाई जाए। तो फॉर दिस द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12, स्टडी ऑफ वेरियस मार्केट इज रिलेटेड टू, हम मार्केट की स्टडी किस में करते हैं, हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं बेटा। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए। जल्दी जल्दी हम ओवरव्यू ले रहे हैं, डिटेल्ड वीडियो आपसे डिस्कस करेंगे, आपसे बिल्कुल हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन आपसे डिस्कस करेंगे। आज अभी हम देख रहे हैं केवल और केवल कि कौन से क्वेश्चन हमारे गलत जाने के चांसेस हैं, राइट। तो जल्दी से चेक करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर, इक्वेशन ऑफ बजट लाइन, बजट लाइन की इक्वेशन क्या थी बेटा, एम दैट इज इनकम इक्वल्स टू P1X1 प्लस P2X2। तो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस विल बी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड फॉर अ गुड, PX PR YTENYD, सारे पढ़े थे, याद है। और यस, प्राइस ऑफ गुड, कंज्यूमर टेस्ट, कंज्यूमर्स प्रेफरेंस। तो डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस, ओके। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व हैज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप, बताया गया है, बार बार क्वेश्चन डिस्कस किया एग्जाम से पहले भी कि हाइपरबोला हर एक लेवल पर सेम एरिया फॉर्म करे ऐसा रेक्टेंगल, राइट। तो उसी कर्व को हम बोलते हैं क्या, हाइपरबोला कर्व। AFC कर्व इज द ओनली कर्व व्हिच डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन आउटपुट एंड एज वेल एज द कर्व इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व। तो फॉर दिस द करेक्ट ऑप्शन विल बी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व, राइट। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 16, डिफरेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। आप बंद करके इसका आंसर आप दे सकते हैं, TC माइनस TVC गिव्स टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बेटा। बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन आए हुए, कुछ क्वेश्चंस थोड़े ट्रिकी भी थे, यस डेफिनेटली। सो हियर वी हैव द सिंगल मोस्ट डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन इज कि भाई प्राइस टेकिंग बिहेवियर ऑफ द फर्म। इंडस्ट्री डिसाइड करती है किसी भी चीज का प्राइस क्या रहने वाला है, फर्म डिसाइड नहीं कर सकती। तो दैट इज व्हाट प्राइस टेकर बिहेवियर होता है फर्म का। नाउ फाइनली द 18th MCQ जो कि आपका गिवन है, विच इज इफ द डिमांड एंड सप्लाई का बोथ शिफ्ट टू राइट इक्विलिब्रियम प्राइस विल, अगर दोनों ही डिमांड एंड सप्लाई का दोनों ही राइटवर्ड शिफ्ट होते हैं, नहीं बताया कि डिमांड ज्यादा बढ़ी या सप्लाई ज्यादा बढ़ी, कुछ भी गिवन नहीं है, तो इंक्रीज भी हो सकता है प्राइस, डिक्रीज भी हो सकता है, राइट, या फिर कोई चेंज ना भी आए। तो फॉर दिस द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी। दिस इज हाउ वी हैव डिस्कस्ड सो फार ऑल द MCQ। एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूं बेटा जी। सो हियर वी हैव for first question we have selected option A, for second question we have selected option C, third question answer is B, question number 4 का आंसर रहा D, fifth का MCQ का आंसर that is A, sixth का आंसर is C, seventh A, eighth का आंसर रहा D, ninth का आंसर C, and then we have 10th question जिसका आंसर रहा B, 11th question we have जिसका आंसर आ बचे सी, 12th क्वेश्चन का आंसर आ ए, 13th का आंसर डी, 14th का डी, 15th का सी एंड 16th का आंसर रहा बी। 17th का आंसर वी हैव डिस्कस्ड बी एंड 18th का आंसर फाइनली वी हैव डिस्कस्ड इज आंसर डी, राइट। दिस इज हाउ द MCQs part we have covered so far. Now we'll move to fill in the blanks part. So money is the commonly accepted as the medium of exchange, definitely, right, medium of exchange throughout the territories of a country. Dash function describe relationship between consumption and income. consumption और income में relationship कौन बताता है बेटा, तो कौन सा function है वो है बेटा consumption function, right. Then the dash has been set up to ensure stability in international transactions. तो वो है World Trade Organization बेटा जी, okay. The closest form of एग्जाम्पल ऑफ डैश इकोनॉमी इज दी चाइना। कौन सी इकोनॉमी की यहां पर बात की जा रही है, प्लान्ड कह लो या सोशलिस्ट इकोनॉमी कह लो, राइट, यही है जो चाइना में आती है, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर कॉस्ट, अगर रेवेन्यू ज्यादा है, बनाने का खर्चा कम है, तो वो क्या होगा, वो प्रॉफिट होगा बेटा, इसको आप पाए से डिनोट करते हो, राइट। फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म इंप्लाइज दैट द मार्केट प्राइस will always be equal to average revenue, right, market price will always equal to average revenue, है ना जी। So
This is how we have discussed the fill in the blanks also. Now we'll move to very short answer type question. What is the impact of the Great Depression of the on Europe and North America? Overall market down हुआ था, शेयर प्राइसेस क्रैश हुए थे, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश हुआ था, राइट? तो ऐसे ही इंपैक्ट्स आप लिख सकते हैं. कई सारी कंपनीज थी जो कि रातों रात बंद हो गई थी. ओवरऑल मार्केट में ग्रेट डिप्रेशन था. इसी को आपको अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना था. सेकंड, राइट एनी वन मोड ऑफ डिजिटल ट्रांजेक्शंस. कई सारे ट्रांजेक्शंस होते हैं, ऑनलाइन पेमेंट्स, यूपीआई पेमेंट्स, कुछ भी आप इसमें लिख सकते थे. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम? एमपीसी आपसे पूछा गया है, दैट इज द रेशियो बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम ऑफ चेंज इन कंजम्पशन एंड चेंज इन इनकम ऑफ द प्रोड्यूसर और द कंज्यूमर. सॉरी, एक्सप्लेन द इन्वेस्टमेंट क्या है? इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल, राइट? चेंज जितना भी कैपिटल स्टॉक में होता है उसे हम इन्वेस्टमेंट कहते थे. देन वी हैव राइट द फॉर्मूला टू कैलकुलेट आउटपुट मल्टीप्लायर. इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला आपसे पूछा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा है. अभी अभी हमने डिस्कस भी किया था इसका पूरा पूरा सोल्यूशन. डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा है. इसके दो फॉर्मूला और सीखे थे हमने, विच इज के इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी. वन मोर फॉर्मूला वी हैव डिस्कस, 1 अपॉन 1 माइनस एमपीएस. देन वी हैव क्लैरिफाई द मीनिंग ऑफ एनुअल फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट. एक एनुअल फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट है जो आपकी एनुअल प्रोग्रेस जो भी रही, जैसे बजट की बात की जाए, वो आपको एक्सप्लेन करता है कि क्या क्या ट्रांजेक्शन एक साल में आपने किए हैं. देन वी हैव फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, जो क्या ध्यान रखता है कितना भी इंडिया से पैसा जा रहा है या आ रहा है या कौन सी करेंसीज की वैल्यू क्या रह रही है, इन सब के ऊपर जो मार्केट रहता है वो रहता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, राइट? देन वी हैव राइट वन सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी. 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स थी, हमने ऑलरेडी अपने वीडियो में बताया भी था आपको, जिसमें से वन सेंट्रल प्रॉब्लम पूछी है. आप कोई भी सेंट्रल प्रॉब्लम लिख सकते थे, जैसे व्हाट टू प्रोड्यूस, दैट इज ऑल्सो अ central problem, right? How to produce is another, and for whom to produce is the third one. What do you mean by marginal utility? Marginal utility का मतलब क्या है? सिंपल सा मतलब बेटा, एडिशनल, that is एडिशनल जो यूटिलिटी डिराइव होती है विद द कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट, उसी को हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं. फॉर्मूला भी आप इसमें लिखेंगे. व्हाट इज द प्रोडक्शन फंक्शन? प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? कितना इनपुट को यूज करके कितना आउटपुट जनरेट हो रहा है, इसी के फंक्शनल रिलेशनशिप को हम प्रोडक्शन फंक्शन कहते थे. वो एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ एक्सेस सप्लाई इन परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट. एक्सेस सप्लाई का मतलब क्या है? जहां पर ओवरऑल सप्लाई इज ग्रेटर देन द डिमांड. और इसके रिजल्ट्स क्या होंगे बेटा? सिंपल सिंपल सी बात है, जब जब सप्लाई बढ़ेगी डिमांड कम होगी, प्राइसेस हमेशा डाउन जाएंगे, राइट? और इसमें 3 केसेस भी हमने सीखे थे कि भाई सप्लाई बढ़ रही है, कितनी बढ़ रही है, क्या डिमांड से कम बढ़ रही है, वो केसेस भी आप इसमें थोड़ा सा ब्रीफ लिख सकते थे. व्हाट इज अ परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट? इसी के बारे में भी हमने डिस्कस किया था. ये कई सारे इसके फीचर्स होते हैं बेटा, है ना? उन फीचर्स को आप एक या दो फीचर्स को आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते थे. जैसे पहला फीचर है इसका लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ द फैक्टर्स, राइट? नो एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, फॉर्म्स एज प्राइस टेकर, ऐसे आप इसमें लिख सकते थे. अकॉर्डिंग टू यू एक्सप्लेन एनी 2 मेन फीचर्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सबसे पहले हम इसको बात करते हैं, मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं इसी को, राइट? इसी को हम प्रोड्यूसर्स इकोनॉमी भी कहते हैं, फ्री इकोनॉमी भी कहते हैं, राइट? जिसमें डिसाइड करने वाला कि क्या चीज कितनी बनाई जाए, कितना उसका प्राइसेस रखा जाए, किसके लिए बनाई जाए, सब चीजें डिसाइड करने वाला प्रोड्यूसर होता है, जो कि मार्केट फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई को यूज करके इस चीजों को डिसाइड करता है. एंड सेकंड थिंग इज, इसमें जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, दैट इज द मेन मोटिव फॉर द फर्म. ओके, नाउ हियर भी आता है न्यूमेरिकल पार्ट. तो सी और ऐसा क्वेश्चन भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो आइए इसको एक बार सॉल्व करके देखते हैं बेटा जी. सी की वैल्यू आपको गिवन है 40 प्लस 0.75, 40 प्लस 0.75 वाई. आई की वैल्यू आपको गिवन है बच्चे, विच इज 10. तो एडी आपसे पूछा है, जो निकलेगा सी प्लस आई करके, राइट? एडी और एएस एक दूसरे के बराबर होते हैं जब भी हम इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम की बात करते हैं. एंड यस, ये दोनों एक दूसरे के वाई के बराबर है. तो वी कैन ऑल्सो स्टेट दैट वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई. अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, सी की वैल्यू हमारे पास गिवन है 40 प्लस 0.75 वाई, एंड आई की वैल्यू आपको दे रखी है 10.
40 प्लस 10 विच इज 50, ये इधर प्लस का जाके माइनस का हो जाएगा बेटा, तो 0.75y, यहां हो गया आपका 50 एंड सिंपली 0.25y इज इक्वल टू 50, y इज इक्वल टू 50 अपॉन 0.25, डेसिमल हटा के दो जीरोस एक्स्ट्रा हम ऐड करेंगे एंड डेफिनेटली 25 टू 200, तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास सिंपली 200, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ओके, y की वैल्यू आ गई आपके पास में, गिवन द कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड एग्रीगेट डिमांड। अब एडी आप निकालेंगे तो एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई होता है, राइट। कंजम्पशन आपके पास आ चुका है, कंजम्पशन आप निकाल सकते हैं सी प्लस आई से। सी की वैल्यू थी कितनी बेटा, 40 प्लस 0.75 इंटू इनकम आपको दे रखी है 200 और आई की वैल्यू थी 10, सो हियर वी हैव 40 प्लस 0.75 into 25 will be 150 and then we have 10, final answer this is 200 again, right। तो y हमारे पास AD जो है हमारे पास आ चुका है, that is 200। I hope this is clear to everyone now, ठीक है जी। तो कुछ इस तरीके से हमारे को इसका सॉल्यूशन देना था एंड होप सबने इसका आंसर सही ही करा होगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन देन। हाउ डज द गवर्नमेंट परफॉर्म स्टेबिलिटी वर्क थ्रू बजट, बजट से स्टेबिलिटी कैसे आती है, सारे प्लान्ड एक्सपेंडिचर्स आप ऑलरेडी डिस्कस करते हैं, कहां से इनकम जनरेट हो सकती है वो भी आप ऑलरेडी डिस्कस करते हैं, और इस तरीके से स्टेबिलिटी ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट में ये क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा, राइट। यहां पर एक न्यूमेरिकल है, बहुत ही सिंपल सा आया हुआ एक क्वेश्चन है जो कि फॉरेक्स चैप्टर से है बेटा, बीओपी चैप्टर से। एक्सपोर्ट इंपोर्ट आपको गिवन है, ट्रेड बैलेंस निकालना है, तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट हम करके निकाल सकते हैं इसको, तो सिंपली 160 माइनस 240 अगर हम करेंगे तो माइनस 80, इसका आंसर हो जाएगा माइनस 80। देन अगेन हमें इनविजिबल्स दे रखा है, तो इनविजिबल्स और करंट बैलेंस अगर निकालना है तो सिंपली ट्रेड बैलेंस और इनविजिबल्स को हम ऐड करते थे, तो माइनस 80 प्लस 50 किया एंड दिस विल बी माइनस का 30, ये आंसर। बस इतना सा आपको करना था एंड 2 मार्क्स आपको यहां पर सीधा सीधा मिले। डिवैल्यूएशन एंड रिवैल्यूएशन में क्या फर्क है, दोनों ही चीजें गवर्नमेंट के द्वारा की जाती हैं, राइट, गवर्नमेंट इसको ऑपरेट करती है। सो हियर इट इज, दोनों ही चीजें गवर्नमेंट के द्वारा ही डिसाइड की जाती हैं, राइट। एंड यस, जो करेंसी की वैल्यू है डीवैल्यू करी जाती है, मतलब कि करेंसी की वैल्यू को डाउन किया जाता है, जिससे कि हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा हो, फॉरेन इन्वेस्टर्स ज्यादा से ज्यादा हमारे यहाँ पर अट्रैक्ट हो। रिवैल्यूएशन मतलब करेंसी की वैल्यू को अप किया जाता है ताकि करेंसी की वैल्यू ज्यादा डिप्लीट ना हो जाए, और इसी को हम रिवैल्यूएशन कहते हैं। दोनों के डिफरेंसेस भी आपको ऑलरेडी बताए हुए हैं। डिस्कस द पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक एनालिसिस, दोनों के बारे में आपको बताया था कि पॉजिटिव का मतलब है फैक्ट्स फिगर्स के बारे में बात की जाएगी, नॉर्मेटिव में हम ओपिनियंस लेते हैं, राइट, वैल्यू जजमेंट्स लेते हैं, और ऐसा करके आपको 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन था जो कि गिवन था। व्हाट इज यूटिलिटी, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। यूटिलिटी इज बेसिकली द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, किसी भी चीज को इस्तेमाल करके कितना आपको सेटिस्फेक्शन डिराइव हो रहा है उसी को हम यूटिलिटी कहते थे। एग्जांपल दे सकते थे, आप एक टेबल क्रिएट कर सकते थे, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन ये था। ड्रॉ अ डायग्राम फॉर टोटल प्रोडक्शन कर्व ऑफ लेबर, तो टीपी कर्व आपको बनाना था बेसिकली, यहाँ पर टोटल प्रोडक्शन की लेबर जैसे जैसे इंक्रीज होती है टोटल प्रोडक्ट पर इस पर क्या इफेक्ट होता है, इसी के बारे में आपको बताया गया था। प्रोडक्शन फंक्शन रिटर्न्स टू अ फैक्टर में से ये आया हुआ क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का ऑलरेडी डिस्कस है। डिस्टिंग्विश बिटवीन एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट मतलब पर लेबर कितना प्रोडक्शन हो रहा है, दैट इज एवरेज। एडिशनल प्रोडक्शन कितना हो रहा है एक लेबर के आने पर, उसी को मार्जिनल प्रोडक्ट कहते हैं, राइट। दोनों के फॉर्मूला भी आप यहाँ पर लिखते हैं, और यहाँ पर आपका सीधा सीधा आंसर ये था। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ टोटल रेवेन्यू कर्व फॉर अ फॉर्म, टोटल रेवेन्यू कर्व का सीधा सीधा आपसे एक डायग्राम पूछा है। डायग्राम जब भी पूछे आपको सपोर्टिव टेबल जरूर बनानी होती है बेटा, ओके। एंड नाउ वी मूव टू लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, 3-3 मार्क्स के आपके पूछे थे। एनालाइज द बेसिक नेशनल इनकम एग्रीगेट्स, मैंने आपको नेशनल इनकम से रिलेटेड एग्रीगेट्स के सारे किस तरीके से डेफिनेशंस को बनाया जाता है वो आपसे टेक्निक हमने शेयर करी थी। 8 के 8 एग्रीगेट्स को डेफिनेशन को बनाना आपसे शेयर किया था, और यस देखिए उन्हीं में से 3 आपसे पूछे भी गए हैं। फर्स्ट इज जीडीपी एमपी, जीडीपी एफसी एंड दी एनएनपी
FC, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन जो कि सीधा सीधा 3 मार्क्स का था। देन वी हैव 15 क्वेश्चन, व्हाट आर द प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर ऐसे जो कि एक बजट में आए हुए हैं कि भाई इनको हमें करना है, वो तो प्लान हुए। नॉन प्लान जिनको अदर देन बजट एक्सपेंडिचर्स हैं, वो अनप्लान एक्सपेंडिचर्स हैं, उन सबको हम लेते हैं नॉन प्लान एक्सपेंडिचर्स में। देन वी हैव कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। इसमें सिंगल कमोडिटी मल्टीपल कमोडिटी वाले केस को आप एक्सप्लेन कर सकते थे। यहां पर हमने सीखा था लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी कि एम यू एम शुड बी इक्वल टू एम यू एक्स अपॉन पी एक्स शुड बी इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी वाई, राइट। तो इसी को आप एक्सप्लेन कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 17 यहां पर है, अगेन एक न्यूमेरिकल, बहुत ही सिंपल सा येट ट्रिकी वन। फॉलोइंग टेबल शोज द टोटल कॉस्ट ऑफ अ कॉम्पिटिटिव फर्म गिवन प्राइस ऑफ द गुड इज 10। जब भी प्राइस दे दिया जाए दैट मींस यहां पर ही आपको एवरेज रेवेन्यू गिवन है। एवरेज रेवेन्यू दे रखा है बेटा जी, तो आपको सिंपली एक और टेबल यहां पर, एक और कॉलम यहां पर ऐड करना पड़ेगा जो कि रहेगा एवरेज रेवेन्यू का। ओके, क्योंकि एवरेज रेवेन्यू जब आएगा तभी आप टीआर निकाल पाएंगे। तो यहां पर है एवरेज रेवेन्यू 10, ठीक है जी। 1 into 10 will be 10, 1 and 2 into 10 will be 20, then 30, then 40, then 50 and then 60। प्रॉफिट आपको निकालना है तो टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट को आप माइनस कर सकते हैं, तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा बेटा जी 10 minus 15 which is minus 5, 20 minus 15, 20 minus 22 which is minus 2, 30 minus 27 which is 3, 40 minus 31 which is 9, 50 minus 38 12 and then we have 60 minus 46 which is 14, राइट। तो कुछ इस तरीके से आपका एआर और प्रॉफिट आपको इसमें निकाल करके देना था। 3 मार्क्स का सीधा सीधा क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था एंड आई होप आप लोगों ने अच्छे से इसको अटेम्प्ट किया भी होगा। इसी का एक और क्वेश्चन था जिसमें और भी सिंपल था, जो मार्केट सप्लाई, तो सिंपली फॉर्म 1 और फॉर्म 2 को आप ऐड करके यहाँ पर लिख सकते थे, विच इज 12 हेयर, 18 हेयर, देन वी हैव 25 हेयर, 35 and 26 and then we have 18, this will be 44 and finally 33 and 25, so this will be 58, right। so this is how you can mention और सीधा सीधा 3 मार्क्स आपके थे। then we have the ऐसे टाइप क्वेश्चन जो कि अगेन इजी क्वेश्चन था, आइए देख लेते हैं इसको भी। प्रेजेंट योर ओके, एनालाइज द पॉलिसी टूल्स कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई बाय रिजर्व बैंक। यहां पर कंट्रोल पूछा गया है बेटा, तो जितनी भी क्वांटिटेटिव वाली मनी सप्लाई कंट्रोल थे वो सबको आपको लिखना था, जो कि थे सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट एंड फाइनली ओपन मार्केट ऑपरेशंस, राइट। 1 2 3 4 5, ये सारे 5 के 5 आपको एक्सप्लेन करने थे, है ना जी। तो ये सब एक्सप्लेन कर सकते थे आप और सीधा सीधा 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन था, इनमें से आप 4 भी एक्सप्लेन करते तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ओके, नाउ 19 क्वेश्चन व्हिच इज विद द व्हाट इज मेंट बाय मार्केट डिमांड। ओवरऑल मार्केट में जो डिमांड की जा रही है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम एट डिफरेंट प्राइसेस, उसी को अपन कहते हैं क्या, मार्केट डिमांड, राइट। दैट इज द सेकंड वन। एक्सप्लेन द डेरिवेशन ऑफ मार्केट डिमांड का विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। क्वेश्चन ये भी इजी है और आप इसका और वाला भी कर सकते थे, विच इज डिमांड कर्व शिफ्ट क्या होते हैं। हमने बताया था आपको मूवमेंट्स एंड शिफ्ट के बारे में, इंक्रीज एंड डिक्रीज और उसके कॉजेस, राइट, उनको भी आप एक्सप्लेन करके यहां पर लिख सकते थे। द फाइनल क्वेश्चन विच इज 20th क्वेश्चन, कैलकुलेट द एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट बाय टोटल कॉस्ट इन द फॉलोइंग टेबल। देन आपको यहां पर एसी एंड एमसी निकालना है, बहुत ही ज्यादा इजी न्यूमेरिकल आया हुआ है बेटा। आइए देख लेते हैं एक बार इसको भी। टीसी गिवन है, ठीक है, एवरेज कॉस्ट आपको निकालना है, तो सिंपल सा टीसी डिवाइड बाय आउटपुट करके कर सकते हैं अपन, विच इज इनफाइनाइट फॉर द फर्स्ट सेंस। 18 डिवाइड बाय 1 विच इज 18, 25 डिवाइड बाय 2 विच इज 12.5 and 30 divided by 3 which is 10, 32 divided by 4 8। then we have marginal cost which is difference between total cost, so it will be 8 here, dash will be here, then 7, then we have 5 and finally 2। so बहुत ही ज्यादा सिंपल ये आंसर आपका रहा होगा। आई होप कई बच्चों को पेपर देख करके बहुत ही ज्यादा खुशी हुई होगी कि भाई बहुत ज्यादा सिंपल सा इजी सा पेपर था, लेकिन यस इसमें कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस भी थे, अगर आपने उनको ध्यान से अटेम्प्ट नहीं किया
तो हमारा मिशन 100 कहीं ना कहीं चूक सकता है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से तैयारी आपकी रही है और हमारे साथ जैसे आप जुड़े हुए हैं, मिशन 100 जो हमारा एक टारगेट है उसको हम इस साल अचीव करके ही रहेंगे, राइट। तो दिस इज हाउ द होल पेपर वॉज। आई होप आपने अच्छे से पूरे पेपर को किया होगा बेटा, और मैं आशा करता हूं कि आपके पूरे पूरे बढ़िया बढ़िया नंबर आने वाले हैं। 100 में से 100 भी आएंगे, और जरूर आएंगे, एक नहीं दो नहीं कई सारे बच्चों के आएंगे, ऐसा ही हमारा टारगेट है, और इस टारगेट को हम अचीव करके रहेंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि पेपर आपका कैसा हुआ, साथ ही साथ कितने मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। जिसका भी आपका एग्जाम है बेटा, जिस भी सब्जेक्ट का, उसके लिए बहुत बहुत आपको ऑल द वेरी बेस्ट है। ध्यान से अटेम्प्ट कीजिएगा। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।